वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आपके स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन दिख रहा है 6 नंबर, इसका रिप्लाई, इसका आंसर आप कमेंट के जरिए मुझे देंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं और मैं साइलेंट मोड में चला जाता हूं, फिर मैं कम बैक करता हूं ऑन स्क्रीन और फिर हम लोग मुखातिब होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के निचोड़ में। सेटिंग करिए। वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। बीसीसी परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसएससी, बैंक और रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के निचोड़ में बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से वही जोश, वही जुनून, वही ताजगी, वही स्फूर्ति के साथ हम सब मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। और एक बार फिर से मैं वही बात रिपीट करना चाहूंगा, जब भी आप मेरा ये सीरीज देखें एसबीआर, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, मैं अभी कंटिन्यूअसली आपको ईच एंड एवरी डे एक वीडियो आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं और अपने द्वारा किया गया वादा मैं निभाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। बस यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आप कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। कॉपी कलम के साथ बैठेंगे और एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी बातें होगी। मैं बार बार कहता हूं कि ये 5 क्वेश्चंस नहीं, 5 चैप्टर्स है और हर पहलू को टच करने की कोशिश करूंगा मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और एडवांस से लेकर के अर्थमेटिक तक सबका मिश्रण है। हम हर चीज को छूने की कोशिश करेंगे। बताने के लिए तो मैं इसे 5 मिनट में ही बता दूंगा, लेकिन आपके लिए ये फ्रूटफुल नहीं होगा क्योंकि आपको समझने में कठिनाई होगी और उस कठिनाई को, उस प्रॉब्लम को दूर करने की मेरी भरपूर कोशिश होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, देखने से ही स्पष्ट है। 2 संख्याओं का योग 98 है। इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर 28 है। दोनों में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 98. द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 28. फाइंड द वन ऑफ द 2 नंबर इज। सबसे पहले आपके जहन में आया होगा ये वाला इक्वेशन, ये भी आसान है। x प्लस वाई इजकल टू 98, x माइनस वाई इजकल टू 28। बचपन से हम लोग पढ़ते आए। एक तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ऑप्शन से ज्यादा फ्रूटफुल कैलकुलेशन है और कंसेप्ट के साथ है। देखिए तो प्लस वाई और माइनस वाई कट गए, ये x और x है तो ये जुट के हो गया 2x। इसको जोड़ेंगे 8 8 16 का 6 हो गया और 9 2 11, 1 12 हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 12 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया। बस एक निकल गया 63, लेकिन आपके स्क्रीन पे 63 नहीं दिख रहा है, तो यानी 2 नंबर है, तो 2 नंबर में से एक आपसे मांगा है कोई भी, तो 63 तो नहीं है सर साहब, y वाला होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कहीं भी रख दीजिए y, यहां रखिए, यहां रखिए। अगर इस 63 को हम यहां रख देंगे तो ये जाके, माफ कीजिएगा, इस x के वैल्यू को यहां रख देंगे, 63 को हम कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, ये जाके उधर घट जाएगा। या यहां रखेंगे तो भी वही बात आएगी, लेकिन यहां थोड़ा ज्यादा आसान होगा। 63 को अगर हम इधर रखेंगे तो ये घट जाएगा और उधर जाके घट के हो जाएगा 35। अगर आप ऑप्शन से भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि एक 35 है तो दूसरा अपने मन से आपको लेना होता है, तो जाहिर सी बात है दूसरा जो होगा वो 35 से अधिक होगा। मैंने मेथड भी बता दिया। ऑप्शन से कैसे करते, अगर आप 98 लाना है तो आपको यहां पर 63 लेना होता। एक बार आप जोड़ देते तो 5 और 3 8, 6 और 3 9। एक बार घटाने की बात कर रहा है तो इस दोनों को घटा दीजिए
13 में से 5 गया 8, अब 5 में से 3 गया 2, जोड़ करके 98 और घटा करके 28। इसमें ऑप्शन का भी इस्तेमाल आप कर सकते थे, लेकिन मैं पहले ही कहा हूं कि मैं कंसेप्ट भी दूंगा और ऑप्शन भी दूंगा। दोनों में से एक संख्या पूछा है, इसीलिए जब मेरा 63 आया तो आपके ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, 63 यहां रखकर उधर ले जाकर इसको माइनस कर दिया। मैं बार बार कहता हूं एसएससी, जीडी, बैंक और रेलवे सबके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी है जिसमें मैं देख रहा हूं कि 75 नंबर का वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का है। आइए हम सब मिलकर सॉल्व करें। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए जरा, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं ये हर क्वेश्चन जो है आपको रिझाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा जूम करिएगा, मैं यही बता दूंगा बच्चों को। कहता है कि और इतना में कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? व्हिच ऑफ द नंबर्स दिस इज डिविजिबल बाय 11? इसमें कह रहा है 11 से डिविजिबल है। इज इट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल नंबर्स 1 by 1 by 11? You will have to take a technique. आपको टेक्निक लेना होगा यहाँ पर, और with the help of technique you can solve these all questions, these types of questions within 1 minute. Within 1 minute. Try your best to solve this question. Dear students, first number is that. I will try my best to solve within 1 minute. जब भी ऐसा मिले तो आप 11 से डिविजिबल के नियम में किसी भी संख्या को आप ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। मुझे आपको बताना है, इसलिए मैं slowly I will try my best to solve this question. And again I will say to you, with copy and kalam, sit and write down all matters related to each and every questions. Dear student, जरा ध्यान देंगे। मैंने एक ही बताऊंगा, बाकी आप कर लेंगे। ये जो घेरे है ना 9, थोड़ा मैं यहीं लिख लेता हूं, नहीं होता है 9 5 9 2 4 5 0, आपको समझने में सहूलियत होगी। मैं कलर चेंज कर देता हूं। जब भी हो तो डिविजिबिलिटी का रूल जरा समझना है, ऐसे करना शुरू कर दीजिए, एक एक छोड़कर। ये छोड़ पर जो भी है, इस छोड़ पे, इस छोड़ पे, इस छोड़ पे और इस छोड़ पे। कॉपी और कलम में बैठिएगा, मैं सारी बात बता दूंगा आज 11 की डिविजिबिलिटी। 9 और 9 18, 9 प्लस 9 प्लस 4 अब प्लस 0 इज इक्वल टू 9 9 18 और 4 22 आ गया। अब जो इसके अंदर बचा हुआ है 5 प्लस 2 प्लस 5, 5 5 10 और 2 12। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने? पहले इसको अरेंज कर लो इस तरह से, एक छाता बना दो। इस छोर पे जो आए उसको एक बार ले लो, और जो इसके अंदर बच गया उसको एक साथ ले लो। तो ऐसे लिख के बार बार करोगे, इसमें भी तो वक्त लगेगा। आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, सबको नहीं लिखना है साहब, यहीं पे कर दूंगा। तो मेरा समझाना है पहले। तो अगर कहने का सेंस यहां पर यह है, इन दोनों को आप डिफरेंस कर दो। 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 जो आया 10। यदि डिफरेंस 0 हो, दोनों का डिफरेंस जोड़ने के बाद का डिफरेंस या तो 0 हो, लिख लीजिएगा इसको, जोड़ने के बाद या तो डिफरेंस 0 हो, नहीं आया, या कोई ऐसी संख्या हो जो 11 से डिविजिबल हो, तो कंफर्म हो जाता है कि यह संख्या 11 से डिविजिबल होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले कोई भी संख्या होगा आप इसे अरेंज कर लेंगे, दोनों को सेपरेटली ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। उस डिफरेंस से आप ये पता करेंगे, यदि उसका डिफरेंस 0 आ जाए तो भी वह संख्या 11 से डिविजिबल होगा, या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से कट जाए। तो ना तो 0 आया और ना ही कोई ऐसी संख्या आया जिससे कि वो 11 से कट जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आप कॉपी में नोट करेंगे डियर। क्या बोला मैंने? या तो 0 या डिविजिबल बाय 11, कुछ भी हो वो हो जाएगा। तो अब यहां देखिए, मैं फटाफट करूंगा। 9 और 9 18, 18 3 एक एक छोड़कर 9
9 9 18, जोड़ते चले जाइए, 9 9 18, 18 और 3 21, 21 प्लस 0 21 ही होगा, 5 और 2 7 और 3 10, देख लीजिए 10 इसमें से घटा दीजिए, क्या आया, एक का एक और 2 में से एक गया एक, मैंने कहा ना घटा करके 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से भाग लग जाए, तो 11 11 से कटेगा, 11 इज डिविजिबल बाई 11, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। तो आपसे कह रहा है कोई एक संख्या, तो बाकी को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए ये वाला कहां है, 9592 9592 330, आपका आंसर हो गया। कितना वक्त लगा? ये वाली कहानी मुझे इसलिए बनानी पड़ी कि आपको कॉपी में नोट करवाना है, ताकि फिर कभी कोई भी क्वेश्चन 11 से रिलेटेड आए तो आपसे बन जाए, इसलिए मैंने आपको राइट डाउन करने के लिए कहा। इसको जरूर नोट करेंगे आप, मुझे समझ बनाना होता तो उसे 10 सेकंड में मैं बना देता, लेकिन आपको बनाना भी है, टेक्निक भी सीखना है, कंसेप्ट भी सीखना है। इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस विदाउट कंसेप्ट टुडेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो एनी हाउ वी विल हैव टू लर्न concept anyhow, and without learning concept not possible to solve the questions. Understand my point or not? So next question is that 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कितना यूनिक क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको एक यूनिक बातें बताने की कोशिश करूंगा, जरा आप उसको ध्यान से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनेगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक काम होता है, इसमें आपसे कह रहा है कि थीटा न्यून कोण, इंग्लिश में हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, किसी भी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा? मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन में सोचा कि क्यों ना यहाँ पे ऐसा काम किया जाए। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते रहेंगे, मेरा फेस नजर आए नहीं आए मैटर नहीं करता है, मैं साइड से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फॉर एनी एक्यूट एंगल को हम लोग हिंदी में न्यून एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर न्यून कोण किसे कहते हैं, तो मैं सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। न्यून कोण का मतलब होता है थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये न्यून कोण होता है। दुनिया का कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो न्यून कोण के बारे में सबसे पहले आप समझ गए, तो आपके जहन में एक सवाल आया होगा, सर क्या जरूरत है उतना करने का, मैं थीटा का वैल्यू ले लेता हूं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 नहीं ले सकते क्योंकि न्यून कोण की चर्चा है। अगर 90 लेंगे तो भी इसका काम नहीं बनेगा, लेकिन आप 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री अगर लेके चलेंगे तो आपको 1 नहीं आएगा, कंफर्म है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप 45 लीजिए, 30 लीजिए, 60 लीजिए, वैल्यू रखने के बाद 1 नहीं आएगा आप, तो सर कैसे होगा? तो जरा ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां से डाटा उठाता हूं और जरा ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका साइन थीटा, क्या है यहाँ पे, साइन थीटा है, प्लस डियर स्टूडेंट्स ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर, ये एक लाइन में बन जाता, लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूं। अब जरा मुझे बताइए, क्या आप लिख सकते हैं इसको साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कहानी ओवर, मैं आपके लिए बना जा रहा हूं इतना। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डियर, जरा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपसे। तो आपने इस इक्वेशन से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले आया और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब जरा गौर से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा। अब ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जरा देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूं। बनाना होता तो मैं आपको 15 सेकंड के अंदर बता देता। आप भी कंसेप्ट डेवलप करिए कॉपी और कलम के साथ। अब जरा देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या करें साहब, बड़ी अटपटा लग रहा है सर। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप रहने दीजिए, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप रहने दीजिए। मैं अगर आपसे कहूं
मैं अगर आपसे कहूं कि cos 4 थीटा के बदले cos स्क्वायर थीटा इसका पावर 2, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब cos 4 थीटा ही तो हुआ। मैथमेटिक्स कहता है कि मुझे किसी भी रूप में लिखो, मुझे किसी भी तरह से मेरे साथ छेड़छाड़ करो, लेकिन फिर से जब वापस लौटो तो आपको वही मिलना चाहिए। देखिए ये cos 4 थीटा ही है, ये cos 4 थीटा ही है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से अरेंज क्यों किया सर? देखिए तो आपका cos 4 थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? sin थीटा। तो जब इस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखिएगा, इसको ये स्क्वायर रहेगा, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आप sin थीटा रख सकते हैं, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर आप sin थीटा रख सकते हैं। तो sin थीटा रखेंगे तो पहले स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आप बचपन से पढ़ते आए हैं इक्वल टू 1। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन के लिए रट जाते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन में 0 और नहीं तो 1, तो इस भूल को कभी मत करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में 0 भी है, 1 भी और -1 भी है। आइए कॉपी में लिखेंगे। मैं बार बार कहता हूं, मुझे आपको कंसेप्ट भी देना है और टेक्निक भी देना है। विदाउट गेटिंग कंसेप्ट नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स एंड रीजनिंग। एनी हाउ यू विल हैव टू वर्क हार्ड ऑन कंसेप्ट। सो इट्स योर ड्यूटी डियर स्टूडेंट्स। 4 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा। मैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर आपसे कहूं तो बहुत बार इसके बारे में मैं बता चुका हूं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपया है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य क्या है? फिर से मैं आपको अरेंज करना सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं, जब भी छूट प्रतिशत की बात हो, जब भी छूट प्रतिशत की बात हो तो वहां पर आपको अंकित मूल्य मानना पड़ता है। जब भी छूट प्रतिशत की बात हो वहां पर आप क्या मानेंगे? अंकित मूल्य मानेंगे। जब भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा हो वहां पर आप क्रय मूल्य मानेंगे। जब भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की चर्चा हो वहां पर आप क्रय मूल्य मानेंगे। और जब भी छूट प्रतिशत की बात हो वहां पर आप अंकित मूल्य मानेंगे, क्योंकि हम छूट प्रतिशत या छूट कहां देते हैं? जब हम किसी सामान पर कोई दाम अंकित करते हैं तो हम बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, इसलिए उस पर हम छूट देने के बावजूद भी हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। ये मैं नहीं कह सकता कि हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन छूट प्रतिशत की चर्चा वहीं पे होती है जहां पर अंकित मूल्य की चर्चा हो। ये जनरली ऐसा केस देखा गया है 99% केस में। आइए अब मैं आपसे कहूं कि M क्या है सर? तो M का मतलब अंकित मूल्य। कॉपी में लिखेंगे। अब मुझे ये क्वेश्चन बताना होता था, मैं फट से 15 सेकंड में बता देता। मुझे बताना है आपको ताकि आप एग्जाम में जाकर के रॉकेट स्पीड से क्वेश्चन बताएं। आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है 9400, जब दिया हुआ है तो मानने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से निकल गया। डियर स्टूडेंट्स, जब भी MP पे छूट प्रतिशत देने के बाद जो प्राइस आता है उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी MP पर छूट प्रतिशत देने के बाद कितना छूट दिया? 4%, तो गीजर का विक्रय मूल्य, बस कहानी ओवर है, 9400 ले लीजिए और इनटू क्या कर देंगे? 4% की छूट देता है। तो जब 4% की छूट देता है तो कॉमन सेंस की बात है, कितना है? 96/100। 00 से 00 कट गया। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां देख रहा हूं कि यूनिट प्लेस से काम बनने वाला नहीं है, तो आप छठ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई के लिए कोई रामबाण की जरूरत नहीं है ऐसे केस में, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक चीज मैंने आपको बताया था, 6 से डायरेक्ट ऐसे लिखे के बिना लिखे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं गुना का भी थोड़ा टेक्निक बता देता हूं। पहले 6 से कर लीजिए। 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4, 6 से ले रहे हैं। अब फिर 9 6 54, 54 और 2 56 ले लीजिए। 6 से आपने दोनों को कर लिया, 9 से कर लीजिए। 9 चौका 36 का 6, 9 चौका 36 का 6 और 9 9 81, 81 और 3 82, 83 84 हो जाएगा 84। जोड़ दीजिए 4 6 6 12, 5 और 9 1 10, 8 1 9। देखिए कितना सिंपल है, कोई जरूरत नहीं है ऊपर नीचे, यहीं से ले लिया। आपने कितनी सारी बातें सीखा इसमें। अंकित मूल्य के बारे में कुछ भी बताए आपसे पूछे तो हमेशा MP को हम लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पर MP दिया हुआ है तो मानने की जरूरत नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं 5 नंबर क्वेश्चन का ऑपरेशन थोड़ा अच्छे से करूंगा ताकि आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको अच्छे से बन जाए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं SBR के किसी एक टॉपिक में
मैं इसे बताने की कोशिश किया हूं जहां पर क्षेत्रफल का जिक्र है, जहां पे किसका जिक्र है, क्षेत्रफल का जिक्र है, लेकिन यहां पर परिमिति का जिक्र है। तो एरिया एंड पेरीमीटर, देयर इज टू पार्टिकुलर थिंग्स एंड देयर इज पार्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड देयर इज पार्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर मींस द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, द लेंथ ऑफ एनी बाउंड्रीज, the length of any boundary, that is perimeter, and the space occupied, and space occupied is called area. The space occupied is called area. जो हम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी हम बैठने के लिए जितनी जगह लेते हैं उसको हम एरिया कहते हैं, कि मैं कितना क्षेत्रफल लेता हूं, यानी कितना क्षेत्र लेता हूं बैठने के लिए, मैं कितना जगह ऑक्यूपाई करता हूं। और अगर पेरीमीटर की बात करें तो उसी एरिया की बाउंड्रीज की जो लंबाई होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं इंग्लिश में, और उसी को हिंदी में हम परिमिति कहते हैं। तो ये दो चीजें आपने सीखा कि परिमिति किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो एक स्पेस जो हम ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, और जो उसी की बाउंड्रीज की जो लंबाई हो जाती है, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज जो हो जाती है, उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो आइए अब हम जरा बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ऑपरेशन कर देता हूं इसका अच्छे से। यदि एबीसी, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि जब ऐसा सिंबल हो ना, जब ऐसा सिंबल हो तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, CONG, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। हिंदी में इसको सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सर्वांग सम, सर्वांग सम कहते हैं, सर्वांग सम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक सिंबल है ये वाला, देखिएगा ये सीधा है। देखिए मैं कितनी सीधी आपसे शेयर कर रहा हूं। तो कहीं कहीं देखिए यहां पर कहीं भी इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, इसका मतलब होता है सिमिलरिटी, SIM, सिमिलरिटी, LIRITY, इसका मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, SIMLIRITY। सिमिलरिटी को हम हिंदी में कहते हैं समरूप। अब मुझे आप बताइए कि मैं कितनी सारी बातें आपसे बताया। ये सिंबल किसके लिए है? कॉन्ग्रुएंट के लिए, यानी सर्वांग सम के लिए। ये किसके लिए है? समरूप के लिए है। देखिए दोनों में पार्टिकुलर डिफरेंस है। यहां पर कहीं भी समरूप के बारे में आपको नहीं बोला, लेकिन ये सिंबल दे दिया तो आपको समझना होगा कि ये समरूप ही तो है। यदि आपको सिंबल दे दिया तो आपको समझना होगा ये समरूप ही तो है, और ये ऐसा सिंबल दे दिया तो आपको कॉन्ग्रुएंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आपको कर दे रहा हूं। 2 ट्रायंगल पहले मैं बना लेता हूं, 2 ट्रायंगल पहले मैं बना लेता हूं, और आप कॉपी कलम के साथ बैठिएगा। मैं एक क्वेश्चन से जो बात निकल के आएगी मैं बता दूंगा। पहला त्रिभुज है ABC, मैं इंडिकेट कर देता हूं। यहां पर मैं कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। ABC, फिर है आपका PQR, PQR। डियर स्टूडेंट्स, ये समरूप की बात होती है। तो समरूप ये कहता है कि दोनों ट्रायंगल सेम साइज का हो नहीं हो मैटर नहीं करता है। अगर सेम साइज का है तो भी वो समरूप है, और अगर डिफरेंट साइज का है तो भी वो समरूप है, लेकिन उसके अनुपातिक जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। मैं किसी एक क्लास में कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी को कंबाइन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिस पर आप नेक्स्ट किसी वीडियो में आप इसको देखेंगे। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस मैथ का भी इसी तरह का सीरीज आप तक मैं 15 से 20 वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब जरा मुझे बताइए कि इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज PQR है, AB 4 सेंटीमीटर है डियर। तो हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। AB है 4 सेंटीमीटर और PQ है 6 सेंटीमीटर, तो फिर इधर से PQ है 6 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही कहा कि दोनों त्रिभुज, ये मत सोचेंगे कि दोनों बराबर है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। जब ये 4 है ये 6 है तो थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। ये सिमिलरिटी की बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं हो रही है। आइए अब कहता है QR 9 सेंटीमीटर है, तो इसको 9 ले लीजिए, और RP जो है वो 12 सेंटीमीटर है, इसको 12 कर दीजिए। तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि AB कितना है? 4 सेंटीमीटर, PQ कितना है? 6 सेंटीमीटर, और QR कितना है? 9 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे आपको मिल गए। अब यहां पर एक कहानी बनेगी। आपको ABC का परिमाप कह रहा है, तो जब तक ये वाला भुजा नहीं आएगा और जब तक ये वाला भुजा नहीं आएगा आप नहीं निकाल सकते। इसका एक फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक तरह से थ्योरी है। जब 2 समरूप त्रिभुज हो उसके बीच की कहानी कैसे बनती है लिखिएगा। जरा ध्यान से इसको कॉपी में नोट करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे ऑपरेशन करना है।
PRE परिमीटर किसका? ट्रायंगल ABC अब बटे में PRE ट्रायंगल PQR। जितनी बातें बन सकती है मैं कर दे रहा हूं। अब मुझे जरा बताइए कि इसमें इधर से AB लेते हैं तो इधर से PQ लीजिएगा, AB बटे में PQ। पेरीमीटर की मैं बात कर रहा हूं। यही स्क्वायर वाला में मैंने कहा था कि जब ये स्क्वायर होता है, एरिया बन जाता है, तो ये दोनों का स्क्वायर होता चला जाता है। तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आप अगर इधर से BC लेंगे, अगर आप इधर से BC लेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इधर से BC लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप इधर से BC लेंगे तो इधर से हो जाएगा आपका QR, और इक्वल टू अगर इधर से आप AC लेंगे, अगर इधर से आप AC लेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, आपका AC, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका AC कितना हो जाएगा? इधर से AC तो इधर से PR हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और होता है, मैं इसको अगर आप नोट कर लिए होंगे तो मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि काफी वक्त हो गए। आप एक और भी लिख लीजिए। एक तो पेरीमीटर कर ही रहे हैं, अगर इसमें कभी कभी ऐसे हाइट दे देना, जैसे मान लीजिए कि ये AD दे दे, क्योंकि इसमें D की चर्चा नहीं है, और इसको आप, ये तो पूरा 9 है, इसको आप PQRS मान लीजिए, तो ये भी हो सकता है AD इज इक्वल टू AD बटे में PS। डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए, आप क्या इतनी सारी बातें क्वेश्चन में बताने की क्या जरूरत है सर? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, आप कॉन्फिडेंशियली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कॉन्फिडेंटली आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप इसको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बातें आपके पास नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप जिंदगी में नहीं बना सकते। नेवर, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट नोइंग दिस कंसेप्ट। सो एट फर्स्ट यू विल हैव टू नो द कंसेप्ट, you will have to know the concept related to geometry, trigonometry, mensuration. These all are the part of advanced maths. So I will try my best to learn you many more things related to geometry, mensuration and the every parts of mathematics. Try my best. Dear student, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मुझे कह रहा है कि साहब मुझे पेरीमीटर चाहिए, तो आप जरा ध्यान दीजिए, तो आपके पास तो PQR का पेरीमीटर है, देखिएगा 9 और 12, 21 हो गया, 21 और 6 27 हो गया। देखिएगा मैं कैसे डील कर देता हूं। ये हो गया आपका 27, कितना हो गया? इसको लीजिएगा अच्छे से, ये हो गया आपका 27। साहब तो यही तो पूछ रहा है, तो इसको रहने दीजिए ना। P इक्वल टू ABC, ये पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है, आपने 27 कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा? पेरीमीटर ABC बटे पेरीमीटर PQR जिसका दिया हुआ था, PQR का पेरीमीटर आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PQR का पेरीमीटर। कैसे दिया हुआ है? यहां से हमने निकाल लिया। तो भाई इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, सर कैसे निकाले? कोई दिक्कत नहीं है डियर, इधर से 4 दिया हुआ है ना, 4 ले लीजिए, AB या बटे में PQ ले लीजिए, इधर से क्या ले लीजिए? 6 ले लीजिए। देखिए कितना सिंपल, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। देखिए जिसकी मुझे जरूरत पड़ी मैं इसमें से निकाल लिया। आप मुझे कहिएगा दिल पे हाथ रखकर, क्या ये फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए? और इससे भी बेहतर बताया जाता है क्या? तो प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो क्या कहा मैंने? 4/6, जिसकी जरूरत हुई मैंने ले लिया, जो पूछ लिया, 2 टर्म ले लिया। अगर इसकी जरूरत हमें ले लिया, अगर इसकी और इसकी जरूरत होती तो यहां से लेते, इसकी और इसकी जरूरत यहां से लेते। अब आइए 3 से नीचे काटेंगे, देखिएगा 18 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 9 दूना 18। डियर स्टूडेंट्स, मेरा सॉल्यूशन ये है, मुझे यहीं तक बताना होता तो मैं ऐसे ही बता देता, लेकिन मुझे लगता है कि आप फुल लाइफ इस कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने कितनी बात बताया। शायद मैंने ज्योमेट्री के कंसेप्ट को भी टच करने की कोशिश किया हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टच एनी पार्ट्स ऑफ एडवांस मैथ्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें 9 दूना 18, पेरीमीटर ऑफ ABC 9 दूना 18, आपका आंसर आ गया। मैंने क्या कहा? मैं यही बता सकता था, मैं यहीं पर आपको सॉल्यूशन दे सकता था, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको बाउंस कर जाता।
प्लीज मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए, शुरू तो करिए। 1 मंथ बाद आप अपने अंदर में एक एनर्जी फील करेंगे, एक पावर फील करेंगे और आप दुनिया को जीतने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है समाप्त हो गया, काफी अच्छा से आज बताया हूं। धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूं। 6 नंबर तो मैं बोल दिया कि आपको कैसे करना है। धीरे धीरे मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। मैं बिगनर्स हूं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में मेरी एक्सपीरियंस अच्छी है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आसनसोल निवासी, बरनपुर के हो वो बच्चे, रानीगंज के हो, नियामतपुर के हो, दुर्गापुर के हो, वर्धमान के हो, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे दुर्गापुर से आते हैं यहाँ पे। ये शक्ति देता है मुझे। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे वर्धमान से आते हैं। ये एनर्जी देता है मुझे, ये स्टैमिना बढ़ाता है मेरा कि हाँ मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। और आपने जो इस बीसीसी परिवार में विश्वास दिखाया है, डियर स्टूडेंट्स, एक बात कहूं, अनबिलीवेबल, आई कांट बिलीव इट। और सिर्फ ये बच्चे आसनसोल में सिर्फ बिलीव नहीं दिखाए हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा पेशेंस के साथ। मैं समझता हूं कि भाषण बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन ये भाषण नहीं है। मैं जहां भी रहा, बिहार के पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक, हर जगह बच्चों ने मुझे इतनी प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है। और इतने बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और मैं टीचिंग को अपना पैशन बनाना चाहता हूँ, मैं टीचिंग को अपना हथियार बनाना चाहती हूँ, मैं टीचिंग को अपना रक्षक बनाना चाहता हूँ, मैं टीचिंग को अपना सब कुछ बनाना चाहता हूँ। और मैं इस टीचिंग के जरिए मैं उन बच्चों को सही रास्ते पे भी लाना चाहता हूँ। मैं आसनसोल में देखा हूँ कि बहुत सारे लोग एकेडमिक क्लास के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे हैं, 6th क्लास के बच्चे हैं, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैंडल ऑल क्लासेस, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव। अकेले इन सब क्लासों को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने अपनी टीम को उस पर लगा दिया है और हमारी टीम उस पर रिसर्च कर रही है और काम कर रही है। तो ये जो बच्चे हैं एकेडमिक क्लास के, इतने लोअर नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरा सख्त संदेश है आसनसोल निवासी से, कंपटीशन वाले गार्जियन से भी, जिनके बच्चे कंपिटिटिव फील्ड में है और जिनके बच्चे एकेडमिक क्लास के हैं, मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप उनकी सुनिश्चित सफलता के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्लीज, यदि आप लोकल हैं, आसनसोल, बरनपुर, बरतुरिया, रानीगंज, दुर्गापुर, वर्धमान, तो आप बीसीसी के साथ जुड़े, अपने बच्चे को जोड़े और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। मैं फिर से आप सभी को बीसीसी परिवार की ओर से आपके सुखद, सफल और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता हूं। इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।